हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं योगेश कुमार आज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। और अब इसकी बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे इसकी हिस्ट्री थी, क्या क्या हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले इसके कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं कब ये जनरेट हुआ था या कब इसके बारे में बताया गया। तो थेल्स ऑफ मिलेटस थे, क्या थे, थेल्स ऑफ मिलेटस एक ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया था, एम्बर नाम का एक मटेरियल लिया, उसको बुल के साथ रब किया। क्या किया, बुल के साथ रब्ड किया। और जैसे उन्होंने बुल के साथ रब्ड किया था तो उन्होंने देखा था कि डस्ट या किसी पेपर के पास या स्ट्रॉ के पास उस मटेरियल को ले जा रहे हैं तो वो अपनी तरफ लाइट बॉडीज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, रबिंग करने पे अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये किसने बताया था पहले, थेल्स मिलेटस ने। थेल्स मिलेटस ने ये चीज बताई थी 600 बीसी पूर्व, ठीक है, बीसी में। अब उसके बाद एडी विलियम गिलवर्ट आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे पहले एम्बर हम मटेरियल यूज करते थे तो एम्बर के साथ साथ उन्होंने ग्लास का भी यूज किया, एवनोइट का यूज किया, सल्फर का यूज किया। उनको जब रब किया तो जो लाइट बॉडीज थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक, लाइट बॉडी क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। तो सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आया कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले माइंड में क्या बात आई कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बताया गया, जब हम ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, आप खुद देख सकते हो कि जब आदिमानव के टाइम पे जब स्टोन का यूज था, स्टोन को जब हमने रब किया तो उसमें से कोई ना कोई चिंगारी या आग उत्पन्न हो रही थी। तो उसे ही हमने वहां क्या कह दिया कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है रबिंग करने पे। जब हम किसी भी दो सूटेबल बॉडीज को रब करते हैं और उसमें से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। मान के चलिए हमारे पास कोई दो बॉडी हैं, सूटेबल बॉडी हैं, उन दोनों को हमने रब किया और जैसे ही हमने रब किया, रब करने के बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो वही हमारी क्या कहलाई, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाई। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सूटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन टू अनदर। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी is the electricity produced by two suitable body produced by rubbing या rubbed with two suitable ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या बॉडी, सुटेबल बॉडीज एंड देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इसको क्या कहा गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। तो हमने अभी देखा कि सबसे पहले थेल्स मिलेटस थे, उन्होंने किसी बॉडी को रब किया या एम्बर को बुल के साथ, यानी थेल्स ने क्या बताया था, ये याद रखना है कि एम्बर को किसके साथ रब्ड किया था, एम्बर को बुल के साथ रब्ड किया। और जैसे ही इन्होंने रब्ड किया तो कोई ना कोई बॉडी, कोई ना कोई जो लाइट पार्टिकल्स थे, लाइट पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे।
क्या हो रहे थे, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे लाइट पार्टिकल। ये किसने बताया था, थेल्स ने। उसके बाद एक आए एडी विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट ने भी डिस्कवर किया कि एम्बर की तरह अगर हम अदर पार्टिकल्स को लें, एम्बर की जगह इन्होंने क्या किया, ग्लास, एवनॉइट, इन रॉड को लिया। तो इन्होंने जब एवनॉइट वगैरह या ग्लास का यूज किया, ठीक है, एविनॉइट नाइट की रॉड थी, एविनाइट बोलते हैं इसको, सल्फर वगैरह थे। तो इन पे जब किसी के साथ रबिंग की तो रबिंग करने पे क्या हुआ, ये भी लाइट बॉडीज की तरफ अट्रैक्ट हुए। लाइट बॉडी क्या हो रही थी, इनसे कोई ना कोई चार्ज दे रही थी, तो वो भी हमारी क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। ये किसने बताया था, गिलबर्ट ने बताया। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें, एक ग्लास रॉड लिया हमने, ठीक, उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ हमने रब कर दिया। क्या किया हमने, एक ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी पावर तो आती है जिसके कारण क्या होती है, जो लाइट बॉडी होती है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान के चलिए अगर मेरे पास स्केल है, ठीक, मेरे पास अब ऑयल लगा हुआ है, मैंने इस यहाँ पे स्केल को रब किया और मेरे पास एक पेपर थे। जैसे ही मैंने रब करके उस स्केल को पीसेज ऑफ पेपर के पास ले गया तो जो पेपर थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमें किसका पता लगा था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा। अब क्या किया गया, देखो मान के चलिए ये मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ये क्या है, मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ठीक, और यहां पे मेरे पास सिल्क का क्लॉथ है। क्या है, सिल्क क्लॉथ से हुआ क्या था, अब देखेंगे। सिल्क क्लॉथ है और ये क्या है, मेरे पास एक कोई ग्लास रॉड है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने सिल्क क्लॉथ को इस पर रब कराया, क्या किया, इसको रब्ड किया, सिल्क क्लॉथ को ग्लास के साथ रब्ड करेंगे तो जो ग्लास रॉड में हमारे इलेक्ट्रॉन थे, क्या होगा, जो ग्लास रॉड थे, ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी नेगेटिव चार्ज थे इसके पास, वो कहां पे ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए। यहां पे सिल्क क्लॉथ के पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां पे कौन सा चार्ज रह गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड यहाँ पे क्या हो गया, रबिंग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज रह गए। इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे रबिंग के बाद वो कहां पे ट्रांसफर कर दिए, सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर कर दिए, और यहाँ पे इसे क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे ग्लास रॉड में लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे ग्लास रॉड में क्या रहते हैं बेटा, लूजली बाउंड रहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, सिल्क में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, सिल्क में। और जब हम इन दोनों को एक साथ रबिंग कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आराम से लूजली बाउंड हो जाते हैं सिल्क के मुकाबले। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी बॉडी में, तो सिल्क क्लॉथ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यही चीज एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे 16वीं सेंचुरी में इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इन्होंने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इन्होंने बता दिए कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये बताया, कोई ना कोई 2 टाइप्स थे, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आके पॉजिटिव चार्ज को वहां पे डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम। पॉजिटिव चार्ज किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कर क्या रहे थे, इन्होंने देखा ये काइट उड़ा रहे थे, उस समय आकाश से जो लाइट स्ट्रॉमिंग हो रही थी, यानी बिजली जिसे कहते हैं हम, कि बारिश पड़ने वाली है, जब बादल चमकते हैं लाइट स्ट्रॉमिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, उस समय लाइटनिंग हो रही थी। तो वो पतंग उड़ा रहे थे, उन्होंने एक चाबी लगा रखी थी, पतंग के धागे पे बांध रखी थी। जब वो उड़ा रहे थे, जैसे ही लाइट गिरी पतंग पे, तो क्या हुआ था, लाइट गिरने के बाद जो चाबी थी, चाबी नीचे आई और उनके हाथ पे आके लगी, तो उन्हें एक झटका महसूस हुआ। उन्हें क्या हुआ, अचानक शॉक लगा, यानी एकदम कुछ ना कोई चार्ज आया उनकी तरफ, तो वो शॉक्ड रह गए कि स्काई की लाइटनिंग की वजह से
कि उनके हैंड पे क्या हुआ, चार्ज आया। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने ही सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को पहली बार डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई तो ऐसी पावर होती है, अट्रैक्टिंग पावर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज कर सकता है। यहीं से उन्होंने कह दिया था कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्टिंग पावर होती है जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से वो क्या होता है, चार्ज होगा। ठीक, एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन भी कहा गया, एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन भी कहा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्रीक वर्ड में इसको ये बोलते थे हम, इलेक्ट्रॉन बोलते थे ग्रीक वर्ड में। अब इसके बाद हमें बताया गया जो इलेक्ट्रिसिटी है या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज रेस्ट पे रहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम जो भी स्टडी करते हैं वहां पे करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, चार्ज हमारे मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं इस समय, तो चार्ज हमारे क्या है, मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट होते हैं। ये हमारी थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू था, हिस्टोरिकल व्यू था। तो एक चीज याद रखनी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज था फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही लाइटनिंग के बारे में बताया था। और उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर कोई अट्रैक्टिंग पावर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस समय अगर वो इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज होता है, तो वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाले भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे। ठीक, तो हमने देखा ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज होते थे यानी इलेक्ट्रॉन होते थे, वो कैसे सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हुए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। या इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में बताता है। या एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में बताता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास कोई एटम्स है, ये क्या है, हमारे पास कोई एटम है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके आउटर मोस्ट सेल पे रिवॉल्विंग करता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके आउटर मोस्ट सेल पे क्या है, रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमें यही समझना है कि ये क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस प्रोटॉन जो बताता है वो हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताएगा। किसके बारे में, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, इसमें कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें नेगेटिव चार्ज के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या कहा गया, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर में क्या होता है, मास होता है। जब मैटर की बात करते हैं तो मैटर्स में क्या आता है, मास आता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सिंपल सी बात।
तो अगर हम बात करें जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रिजल्ट बनाए थे, और इसकी जो चॉइस बनाई थी वो किसने बनाई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बनाई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का रिजल्ट डिफाइन कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुई, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल हो जाते हैं तब जाके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब तक ये इक्वल ना नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। जब ये इक्वल हो जाएंगे तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये कहना था किसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने एक और चीज करके देखी थी। एक बिल्डिंग ली थी, ठीक, बिल्डिंग के ऊपर जो है रॉड लगा दी, एक ग्राउंड में रॉड लगा दी, एक लाइटनिंग रॉड थी बिल्डिंग के ऊपर। जैसे मान के चलिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है मेरी, ये बिल्डिंग है, ठीक, यहाँ पे ये ग्राउंड का पार्ट है, यहाँ पे एक रॉड लगा दी जिसको ग्राउंड रॉड कहते थे, और यहाँ पे एक लाइटनिंग रॉड लगा दी इन्होंने। मान के चलिए ये लाइटनिंग रॉड थी और यहाँ पे ग्राउंड में भी एक रॉड लगा दिया, इसको ग्राउंड रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड रॉड। इस लाइटनिंग से यहाँ से वायर लाए और वो वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके साथ क्या किया? ये वायर था वो ग्राउंडिंग में कनेक्ट कर दिया, ये वायर था ग्राउंडिंग में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब इन्होंने ये वायर कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये लाइटनिंग रॉड है ये तो प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बिल्डिंग को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। किससे कर रही है? कि अगर बात करेंगे जब भी कोई चार्ज क्लाउड है, ऊपर से क्या है, लाइटनिंग हो रही है या चार्ज क्लाउड है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे लाइटनिंग द्वारा वोल्ट रिसीव किए जाएंगे, वो क्या करेगा? ग्राउंड पे सेंड कर देगा, बाद में क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा, सेफली ग्राउंड पे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो चार्ज मिल रहा था वो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या है, ये इक्वल होते गए। जो चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मिल रहा था वो यहाँ पे आया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक, यहाँ पॉजिटिव रह गया, यहाँ नेगेटिव हुआ, तो दोनों इक्वल हो गए, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी, ठीक है ना। तो ये लाइटनिंग वगैरह उन्होंने बताई थी कि क्लाउड की वजह से ये जो ग्राउंड रॉड लगी हुई है ये डिस्चार्ज कर देती है। ये चार्ज कर रहा है तो ये डिस्चार्ज करेगा, ये चार्ज करेगा तो ये डिस्चार्ज करेगा, जिससे बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब हमारे एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, एटम्स में बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम्स की बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है कि वहां पे जो चार्ज आएगा, मोर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उस केस में क्या आएंगे? हमारे नेगेटिव चार्ज आएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, Np इक्वल टू Ne, तो ये कैसा चार्ज देगा? हमारा न्यूट्रल चार्ज देगा। ये चार्ज कैसा हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हो जाएगा, तो न्यूट्रल चार्ज मिलेगा। अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है अगर इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब ये कम होंगे तो ये हमें कैसा चार्ज देंगे? नेगेटिव चार्ज देंगे, ठीक है। एटम में अगर किसी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसका चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कैसा होगा? न्यूट्रल चार्ज। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, जैसे बात करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज की, तो ये हमें शो करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज जो बताते हैं हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नेगेटिव चार्ज हमेशा बताएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और
पॉजिटिव जो चार्ज होता था इसको हम कैटाइन भी बोलते हैं, कैटाइन, और इसको एनाइन, इसको क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, कैटाइन बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज को एनाइन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो रहे होते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई मेटल है सोडियम, सोडियम पे प्लस होता है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के, अगर इसको Na+ कर दें तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो ये 10 रह जाएगा। अब क्लोरीन लेते हैं, 17 होता है, अगर इसमें Cl- होता है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये 18 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से कहते हैं कि लॉस और गेन किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक, तो हमने अब तक इतना सीखा। अब बात करते हैं, जब हमने बात की थी अगर हम किसी भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसमें एक हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे लाते हैं तो जो लाइट बॉडीज थी हमारी वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनमें ज्यादा पावर होती है, वो इलेक्ट्रिफाइड होते हैं, चार्ज होते हैं, तो वो तुरंत उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास से किस में आए, सिल्क क्लॉथ में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से गए थे, ग्लास से सिल्क क्लॉथ में गए थे। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होना है, अगर बात करें हम, जैसे इस कंसेप्ट पे बात करते हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि कंसेप्ट से ही फिजिक्स बनी हुई है। टोटली कंसेप्ट जितने होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको फिजिक्स तुरंत समझ में आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अब हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे मैंने एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास रॉड थी मेरे पास, सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई गिलास रॉड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गिलास रॉड। अब ये जो ग्लास रॉड है, ठीक, और यहां पे एक सिल्क क्लॉथ ले लिया मैंने, क्या लिया भाई, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्लास रॉड थी, ये एक सिल्क क्लॉथ था। अभी मैंने रबिंग नहीं की है इसका, और जैसे ही मैंने इसको रब किया, रबिंग, ठीक, इसका क्या किया मैंने, रबिंग करना शुरू किया, तो ये ग्लास रॉड थी और ये सिल्क क्लॉथ को यहाँ पे रब कर दिया। ठीक है, सिल्क क्लॉथ को क्या किया भाई, रब किया, तो उसकी वजह से क्या होंगे, जो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ में, यानी ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए भाई, सिल्क क्लॉथ में पहुंच गए। तो उस केस में क्या हुआ, जो ग्लास रॉड था, देखो आफ्टर द रबिंग करने के बाद यहां ग्लास रॉड में तो पॉजिटिव चार्ज आ गए मेरे पास, ग्लास रॉड में क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, जबकि जो सिल्क क्लॉथ था वहां पे अलग, अगर मैंने इन दोनों को हटाया तो देखा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ट्रांसफर किस में हुए थे, सिल्क क्लॉथ में। इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से किस में ट्रांसफर हुए, सिल्क रॉड में। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन पे, क्योंकि जितना ज्यादा मिनिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमें मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वही मिनिमम एनर्जी क्या होती है, हमारी वर्क फंक्शन होता है। और ये जो वर्क फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि जो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन था, अगर बात करें ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन है, ठीक, और सिल्क रॉड का जो वर्क फंक्शन है, सिल्क रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, ग्लास रॉड के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ग्लास रॉड के वर्क फंक्शन से किसका ज्यादा है, सिल्क क्लॉथ का जो सिल्क क्लॉथ का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है, किसके से, ग्लास रॉड के से। तो यानी जो मास होगा
mg वो यहाँ पे ग्लास रॉड का डिक्रीज कर रहा होगा, सिल्क क्लॉथ का क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। जो मास होगा ये mg यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा और ms का क्या हो रहा होगा, सिल्क क्लॉथ का इंक्रीज कर रहा होगा। तो जिसकी वजह से ग्लास रॉड से आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो गए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या टेक आउट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी वर्क फंक्शन कहलाती है। यही मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी। ठीक, क्लियर है ये एग्जांपल। अब बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए अब मान के चलिए मेरे पास ए और बी दो बॉडी हैं, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मान लीजिए मेरे पास हैं, सपोज कीजिए 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे है मेरे पास 11, ठीक है। और अभी मुझे मेरा नेट चार्ज है, क्योंकि मैंने इसको रब नहीं किया है, तो नेट चार्ज मेरा कितना है, 0। नेट चार्ज कितना लिया हुआ है मैंने, 0 लिया हुआ है, ठीक है। नेट चार्ज मेरा कितना है, 0 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, दूसरी बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे भी मैंने कितने ले लिए, 16 ही ले लिए, और नेट चार्ज भी मैंने कितना लिया, 0, ठीक। नेट चार्ज या क्यू नेट लिख सकते हैं इसको, नेट चार्ज भी मैंने कितना लिया है, 0 लिया हुआ है। अब मैंने देखा कि मेरा यहाँ नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 16 है, प्रोटॉन भी 16 है। तो अब मैंने क्या किया, ये तो बिफोर रबिंग की बात है, रबिंग से पहले की बात है। अगर मैं इसको रब्ड कर दूं तो यहां से कोई ना कोई ए से बी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मान के चलो यहां से मैंने इसको रब करने पे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर करवा दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से मैंने ट्रांसफर करवाया ए से बी में। क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करवाया, और ये मेरा रबिंग करने के दौरान हुआ, फ्रिक्शन लगाने पे हुआ या रबिंग करने पे हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो अब जो ए पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, यानी ए और बी, ये मेरे पास दो बॉडी थी, ए एंड बी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी आफ्टर रबिंग, देख सकते हैं आफ्टर रबिंग मैंने कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर कराए थे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया था। कितने इलेक्ट्रॉन कराए थे, 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कराए थे। तो आफ्टर रबिंग जब मैंने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्यू नेट जो आएगा वो कितना निकल के आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन +1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, +1, ठीक। अब बी पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया तो 16 के 17 हो गए, प्रोटॉन पे कोई असर नहीं होगा, और जो नेट चार्ज था वो क्या हो गया, यहाँ गेन किया तो -1। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो +1 का ले गया, और यहां इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 चार्ज हुआ इसका क्यू नेट, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी बी पे, 16। तो इस तरह से हमने इसको रब करके यूज किया, बिफोर रबिंग, रबिंग किया और आफ्टर रबिंग देखा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि जब हमने बात की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक या सेम चार्जेज, लाइक या सेम चार्जेज होते हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। लाइक और सेम चार्जेज होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। कैसे, देखो जैसे मान के चलिए अगर मेरे पास एक बॉडी है उसका भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है उसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा क्या करेगा, रिपल्सन ही करेगा। अगर मेरे पास एक बॉडी है उसका नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है उसका भी नेगेटिव चार्ज है, तब भी उस केस में भी ये क्या करेगा, रिपल्सन ही करेगा। तो जो लाइक और सेम चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिपल्सन करते हैं। अब अपोजिट या अनलाइक चार्जेज जो होते हैं, अपोजिट या अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो भी हमारे अपोजिट या अनलाइक चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी उनमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तब भी अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमारे अनलाइक चार्जेज हैं या अपोजिट चार्जेज हैं तो इस केस में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे भी अट्रैक्शन होता है, लाइक और सेम चार्ज पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों बॉडी हैं, दो बॉडी या ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तब भी इनमें रिपल्सन होता है। और प्लस माइनस का माइनस प्लस है, अपोजिट चार्जेज होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, सेकंड जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एडिटिव नेचर, आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। कोई भी बॉडी है जितने चार्ज दिए हैं तो उनको हम क्या करते हैं, प्लस ही करना होता है। हमें क्या करना होता है, मान के चलिए ये कोई बॉडी है Q1, Q2, Q3, Q4। अगर मुझे ये चार चार्ज दिए हैं तो नेट चार्ज जो निकालूंगा वो क्या निकलेगा मेरा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो हमारे एडिटिव इन नेचर होते हैं, हमेशा ये ऐड ही होते हैं। कैसे, देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे 3 कूलाम, 2 कूलाम, 1 कूलाम ये इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, -1 कूलाम ले लिया। अब इसका जो नेट चार्ज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, Q नेट इज इक्वल टू 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम -1 कूलाम इज इक्वल टू 5 - 4, तो 4 कूलाम निकल के आएगा। इसका कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज 5 कूलाम होगा। ठीक है, कितना आएगा, सॉरी 4 कूलाम निकल के आएगा। तो जो हमारी चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एडिटिव नेचर में कैसे हैं, एडिटिव है, यानी इनका एडिशन ही हम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, चार्ज इज ऑलवेज कम विद मास, चार्ज इज ऑलवेज कम विद मास। ठीक है, तो जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ आता है। कैसे आता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भी हमारे पास डेफिनेट मास होता है। जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, हमारे पास डेफिनेट मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भी डेफिनेट मास होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ऐसे ही प्रोटॉन का भी मास होता है। ठीक है, वो भी होता है। अब इसमें क्या होता है, जब किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज कर रहा है, मास ऑफ अ बॉडी अगर हम कहें किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज करता है, उस केस में क्या होगा,
और अगर किसी भी बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज करता है तो उस केस में क्या होता है। अभी हमने देखा था कि जैसे ही मास इंक्रीज कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, यानी गेन मिल रहा था उसे। मास को इंक्रीज करने पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और अगर मास डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कम विद मास। जो चार्ज होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, मास के साथ आता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां पे हमें मास दे रखा होगा, फिर चार्ज फाइंड करना होता है, किस तरह से करेंगे वो बताएंगे। तो चार्ज इज ऑलवेज कम विद मास, जो चार्ज है वो हमेशा किसके साथ आता है, मास के साथ आता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी। अगर किसी बॉडी का मास इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन करते हैं, और किसी भी बॉडी का मास अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे होते हैं, हमारे लॉस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, ठीक है। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। जो चार्ज होते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं। व्हाट, मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड, मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड, ठीक है। जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो होता है वो हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला हुआ करता था, m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। m नॉट अपॉन m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब m नॉट क्या था, रेस्ट मास है। m नॉट क्या है, हमारा रेस्ट मास है, ठीक है। इसके अलावा m क्या है, मूविंग मास है। यहाँ पे m क्या है, मेरा मूविंग मास है। v क्या है, मेरी स्पीड है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट की जो स्पीड होती है वो बताई गई है, और ये कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो चार्ज होता है वो कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है वो हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, m इजिकल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व्ड होता है। कैसा होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, हमारा कंजर्व्ड है। जब भी हम बात करेंगे तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कैसे कंजर्व्ड है कि, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कैसे है, ना तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो हम इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जितना भी हमारा टोटल चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट माना गया। क्या माना गया, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन्स कंजर्व्ड माना गया। कैसा माना गया, कांस्टेंट या कंजर्व्ड माना गया, ठीक है। तो चार्ज कैन बी नाइदर, लिख सकते हैं चार्ज कैन नाइदर, चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो दूसरी बॉडी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स, टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सो इसलिए क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा कैसा है, कंजर्व है। सो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज शुड बी कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। इसलिए कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा है, कंजर्व है। ना तो हम यहाँ पे चार्ज को क्रिएट करते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जहां पे हमारा टोटल चार्ज होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। अब कैसे कंजर्व होता है अगर बात की जाए, अगर हमें बात भी करनी है इसकी कि किस तरह से ये कंजर्व है। अगर बात करेंगे कंजर्व की, तो सबसे पहले हमें कंजर्व देखना है किस तरह से ये कंजर्व आता है। मान के चलिए अगर मेरे पास कोई चार्ज है, दो सिस्टम ले लें, ठीक है। अभी मैंने सिल्क और ग्लास रॉड वगैरह ये चीजें यूज की थी। यहां मान लीजिए मेरे पास 3 कूलाम है, 1 कूलाम है, -2 कूलाम है। ये मान लिया एक बॉडी ये है, इसके पास इतने कूलाम चार्ज है। दूसरी बॉडी मैंने ये की, तो इसमें भी मैंने कुछ कूलाम ले लिया, 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम। और यहाँ पूछ ले यहाँ कितना चार्ज होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, क्या केवल हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि जो भी सिस्टम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। तो +3 कूलाम प्लस 1 कूलाम प्लस करेंगे, ठीक है, -2 कूलाम, सॉरी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे कितना दिया हुआ है मुझे, प्लस का 3 कूलाम प्लस 1 कूलाम -2 कूलाम इजिकल टू, यानी इसका +2 कूलाम प्लस 3 कूलाम और यहाँ पे प्लस का Q मान लिया। यही मुझे निकालना है, Q डैश मान लिया। 3 + 1 4 4 - 2 कूलाम इजिकल टू 5 कूलाम प्लस Q डैश। तो Q डैश इजिकल टू कितना निकल के आया यहाँ पे, -3 कूलाम। Q डैश इजिकल टू कितना होगा, -3 कूलाम। तो इसको हम क्या मानेंगे, -3 कूलाम यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से हम चार्ज को यूज करते हैं, तभी कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा कैसा होता है, कंजर्व होता है। कैसा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्व होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने ये अभी तक 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मींस क्या होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में या पैकेट्स के रूप में। क्वांटा का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटा का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल। किसमें होते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो हमारे किस में अवेलेबल रहते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं। कैसे, जब हम बात करते हैं कि अगर हम फ्रूट लेने जाते हैं तो हमेशा या तो 1 फ्रूट कंप्लीट मिलेगा, कभी आधा फ्रूट नहीं मिलता है, हाफ नहीं मिलता है, हमेशा कैसा मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू बताई गई थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू बताई गई थी वो क्या बताई गई थी हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारा क्या था, फंडामेंटल ऑफ चार्ज था। ये क्या था हमारा, फंडामेंटल ऑफ चार्ज था। क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं हम, फंडामेंटल चार्ज था। लेकिन कभी भी हम 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं ले सकते थे। तो क्वांटाइजेशन में कहा गया था कि जो Q होता है हमारा, Q यानी फंडामेंटल चार्ज होता है, वो प्लस माइनस का n ही होता है। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का n e। इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक की बात करते हैं, Q फंडामेंटल चार्ज होता है, ठीक। और जो चार्ज है वो ऑलवेज एग्जिस्ट कहां करता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स वैल्यू में। किसमें करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, ठीक। तो ये क्या है, मेरी इंटीग्रल मल्टीपल्स वैल्यूज बताएगा। ये क्या बताएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जो इंटीजर्स होते हैं, जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस के बारे में बताएगा कि जो हम n की वैल्यू है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, n की जगह क्या ले सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी हम वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, हमेशा n इजिकल टू 1e 2e 3। जैसे मान के चलो n बराबर 1 रखा तो q बराबर कितना आएगा, n इंटू e, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम के, ठीक। और अगर मुझसे पूछा 2, यहाँ पे मैंने किसका निकाला था, 1 इलेक्ट्रॉन का निकाला था। अब 2 अगर दे दिए जाए तो 2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरह से हम चार्ज को कंटिन्यू निकालते जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, 6 प्रॉपर्टी थी। इसमें क्या है, फिक्स्ड अमाउंट अवेलेबल रहता है। क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। पैकेट का मतलब हो गया 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, आधा पैकेट कभी नहीं मिलता, ठीक है। आधा पैकेट आपने कभी नहीं लिया होगा। ज्यादातर जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं वो 1, 2, 3 इस तरीके से लेते हैं चार्ज के रूप में। जब भी फंडामेंटल ऑफ चार्ज की बात करेंगे, जब भी हम फंडामेंटल ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो ये हमेशा क्वांटिटी के रूप में लिया जाता है। फिर मैंने एक चीज बताई थी, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में बात कर रहे थे, तो जो चार्ज है वो फोर्स के कारण भी, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर डिपेंड करती है। जो चार्ज होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास मान के चलिए 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, कूलम्स लॉ था एक, ठीक। कूलम्स लॉ में क्या बताया गया था, 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, ठीक। इसको प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है ये अपनी तरफ से ले सकते हैं। अपोजिट चार्ज लेने हैं तो अपोजिट चार्ज ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहता है Q1 Q2 ले लें। वैल्यू क्या लेंगे, Q1 Q2। 2 हमारे पास कोई स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, R होती है। क्या होती है, R, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी R है। इन पे जो फोर्स लगता है, एक फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के होती है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर की होती है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के आता है, और इसको लिख सकते हैं F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्स लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस फोर्स को लिख सकते हैं F इजिकल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ भी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज पे किस तरह से वर्क कर रही है। तो द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि 2 चार्जेस पे किस तरह से फोर्स लगाई गई, और वो कैसे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है उनके बीच में किस तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो ये था हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
वैसे तो जो हमारी 6 प्रॉपर्टीज है वो ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ ये एक टॉपिक है अलग से, ये इसलिए बताया है कि जो फोर्स अप्लाइड होती है चार्ज पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ इसलिए बता दिया। इसका फॉर्मूला याद रखना, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक और चीज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी मींस क्या होता है, स्केलर का मतलब हो गया है यहाँ पे, जब भी हम स्केलर्स की बात करेंगे तो जो हमें डायरेक्शन के केवल मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन दें, डायरेक्शन की नहीं। केवल किसकी इंफॉर्मेशन देता है, चार्ज मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो ये क्या है मेरा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है मेरी, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, यूनिट्स वगैरह की, चार्ज की यूनिट की। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अब हम देखो, जो इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू होती है वो कितनी होती थी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ये हमें पता लग गया कि जो चार्ज है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू आती थी हमारी माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलम आती है। कितनी आती है, माइनस का 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम आता है। कितना आता है, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर एसआई यूनिट पूछे हमसे इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। क्या होती है, कूलम्स। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है, कूलम्स होती है। ठीक है ना, 1 मिली कूलम भी लिख सकते हैं। 1 मिली कूलम की बात करें, मिली कूलम। अब ये क्या होता है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। 1 मिली, माइक्रो, नैनो, ये कंप्यूटर्स में भी दी हैं, कुछ ऐसा यूनिट्स भी होती हैं तो वहां पे पढ़ाया गया है। तो 10⁻³ कूलम के होता है। 1 माइक्रो कूलम की बात करेंगे, माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम के होता है। 1 माइक्रो कूलम = 10⁻6 कूलम के होता है। ठीक, सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है, अगर सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीग्राम सेकेंड। और इसकी जो यूनिट होती है सीजीएस में ESU होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट्स, स्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट्स भी होती है। और इसके अलावा इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैट कूलम्स भी कहते हैं। इसके अलावा सीजीएस में इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू पूछी जाती है 1 ESU। अगर हम बात करें 1 ESU किसके इक्वल होता है, 3.36 × 10⁻⁻10 कूलम के। किसके इक्वल होगा, 3.36 × 10⁻⁻10 कूलम के 1 ESU होता है। अगर हमसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो वो फ्रैंकलिन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो फ्रैंकलिन है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। हमने पढ़ा है 1 फैराडे बराबर किसके होता है, सबसे बड़ी यूनिट अगर निकालें 96550 कूलम्स के आता है। 1 फैराडे = 96500 कूलम। ये कैपेसिटर में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होती है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होती है,
और 1 ESU इक्वल टू किसके होता है 3.36 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम के। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम्स होती है। 1 मिली कूलाम को हम 10 की पावर -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम को 10 की पावर -6 कूलाम लिखते हैं। और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे कितनी वैल्यू होती है हमारी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन है तो इस पे क्या वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक। इसके अलावा जो मास होता है, अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं पहले ही बता चुका हूं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन यही लिख दे रहे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। यहाँ वैल्यू बढ़ जाती है पॉइंट के बाद, है ना, 1.67 के बाद वैल्यू बढ़ जाती है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के होता है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के होता है। तो ये थी हमारी यूनिट ऑफ चार्ज, और कुछ ऐसी वैल्यू थी जिनका हो सकता है मे भी क्वेश्चन में अगर यूज हुआ तो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके न्यूमेरिकल देख, अब हम ये 4 जो न्यूमेरिकल्स हैं ये न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको फाइंड करेंगे तो एक फॉर्मूला चार्ज के लिए मैंने बताया था Q इजिकल टू NE, जब हमने बात की थी प्लस माइनस का NE होता है, Q इजिकल टू प्लस माइनस का NE। ठीक। जब हमारे चार्ज क्या होते थे, क्वांटाइज्ड होते थे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते थे, Q इजिकल टू प्लस माइनस का NE। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बताएगा, फंडामेंटल चार्ज या चार्ज ये बताएगा, और ये वैल्यू बताता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की। किसकी वैल्यू बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, उसको रिप्रेजेंट्स करता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे n फाइंड करना है कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे Q इजिकल टू किसके दे रखा है 1 कूलम के, तो N इजिकल टू फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन E। Q हमारा है 1 कूलम, चार्ज कितना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो बने। अब इसको मैं 16 करने के लिए क्या करूं, ऊपर नीचे 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट तो हट जाएगा, ये 10 यहां से हट जाएगा, अब ये 10 बचेगा। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी अब 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -19 के इक्वल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 16। ठीक। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो इससे अच्छा है एक 10 यहां से कम करके इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा अब 100 इंटू 10 की पावर 80, प्लस का 19 होगा, ऊपर जाने पे प्लस का 19, नीचे -19 तो ऊपर प्लस का, ठीक है, अपॉन 16। अब 16 से इसको काटेंगे, आसानी से कट सकता है, 16 6 जा 96, ठीक, 40.232, देन 80 6.25 इंटू 10 की पावर 80। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी 6 के करीब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला यही लगेगा सेम, Q इजिकल टू प्लस माइनस का NE, Q इजिकल टू प्लस माइनस का NE ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी है
इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज हमें क्यू निकालना है, क्यू क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। जब हमें क्यू यहाँ फाइंड करना है तो अब देखिए ये क्या दिया हुआ है हमारा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यू फाइंड करना है तो क्यू इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता था एनी, क्यू इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है एनी। अब क्यू इजिकल टू एन, एन हमारा 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रेजेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की, ये चार्ज की वैल्यू है इतने कूलम, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर चार्ज की बात करें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q इजिकल टू आगे 12.5 इंटू दिस 1.6, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 88, 16 2 जा 32 और 8 40, 16 1 जा 16 और 4 20, ठीक है, ये आया कितने पॉइंट बाद है 2 पॉइंट बाद, तो ये मैंने दशमलव यहाँ लगा दिया पॉइंट इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -19। अब ये देखो ए की पावर m इंटू ए की पावर n बन रहा है, जो फॉर्मूला होता था ए की पावर m प्लस n, तो इसको करेंगे 10 की पावर 8 प्लस यानी माइनस का 19, तो ये आएगा मेरा 10 की पावर -11, ठीक, तो इसको लिख सकता हूं मैं Q इजिकल टू 20 इंटू 10 की पावर -11, जबकि हम चार्ज और भी लिख सकते हैं इसमें 10 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। तो इसका जो चार्ज टोटल चार्ज निकल के आया वो कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्स के इक्वल आएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमें क्या करना होता है भाई n इजिकल टू 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, q बराबर प्लस माइनस का n ही फॉर्मूला होता है, q इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए हुए थे 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 20 आया, 20 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ पे पावर फैक्ट यानी पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इजिकल टू ए की पावर m प्लस n, तो 10 की पावर -11, 20 इंटू 10 की पावर -11, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। कई लोगों को ये वाला समझ में नहीं आया होगा, मैंने क्या किया यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जब 10 से या एक 10 यहाँ कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का चार्ज है वो कितना है मेरा E इजिकल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो Q इजिकल टू प्लस का n ही लगा देंगे। अब उसने पूछा है कि चार्ज हमें कैलकुलेट करना है अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो 2He4 या 2 अल्फा 4 होता है, ये जो 4 होता है ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इस पे 2 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे 2, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं मेरे 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 2 है तो हमें अल्फा पार्टिकल का निकालना है, प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो Q इजिकल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। याद रखना है अल्फा पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स में दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे 2 ही होते हैं, ठीक, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से यहाँ मतलब था जब चार्ज निकालना था अल्फा पार्टिकल्स का तो 2 इंटू 1.6
चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है ये दे रखा है, तो क्यू का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज आया वो कितना निकल के आया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है टोटल चार्ज कितना होगा। क्या पूछा गया है, टोटल चार्ज हमारा कितना होगा, ठीक है ना। ठीक, इसे रफ करते हैं पहले, चलो यहां से रफ करते हैं इसको, यहां पे करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ना, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। और 75 kg, kg मीन्स क्या हो गया, यहाँ मास दिया हुआ है, और मैंने कहा था चार्ज डिपेंड ऑन द मास। एक प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, चार्ज जो है हम मास पे डिपेंड करता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी डेफिनेट मास होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले टोटल चार्ज हमें निकालना है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हम सबको पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो यहां से हमारे क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, क्योंकि मास से मास डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो 75 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 75 kg अपॉन दिस, ये n हो गया। फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का एन ई, क्योंकि यहाँ मास दे रखा है इसलिए हमने माइनस शो कर दिया है कि हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस एन ई, तो -75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट मर जाएगा, चला जाएगा यानी कट जाएगा। अब ये बचा है मेरा 10⁻31 है, इसको ऊपर ले गया मैं, 75 इंटू 16 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻+31 ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा मेरा 91, नीचे क्या आ जाएगा 91। अब पहले इसको सॉल्व कर ले रहे, तो 10⁻19 और 10⁻31, तो प्लस का 31 में से ये गया तो कितना बचेगा 10⁻12, ठीक है, प्लस का 12 आएगा, ए की पावर m प्लस n कर दिया यहाँ पे, तो -19 प्लस 31 प्लस का 12, ठीक। तो इसको अब आसानी से कर सकते हैं, 75 इंटू 16 इंटू 10⁻12 अपॉन 91। अब इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा 80 और 16 7 जा कितना होता है, 16 6 जा 96, 112 112 और 8 120, 112 और 8 120, ये निकल के आया इंटू 10⁻12 अपॉन 91। अब 1200 में 91 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 91 बन जा 91, कितना बचा है यहाँ 3, ठीक है, 12 में से 9 गए, सिंपल है, कितना बचेगा 9 वो और 20 और 9 29 तो ये बचा हमारा, ठीक है, 290, ये वाला 0 आ गया। अब 290 में 3 टाइम्स जाएगा ये, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 27, ठीक है। फिर करेंगे तो यहाँ बच रहा है मेरा 7, यहाँ बच रहा है 8 में से गया तो 1, है ना, इतना ही बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 17170, ठीक।
अब यहाँ पॉइंट लगा दिया क्योंकि ये जाएगा नहीं इससे, तो 2 टाइम्स जाएगा, 91 2 जा हो गया आपका, यानी 1 टाइम ही जा रहा है। ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम ही जाएगा। 90 29 290 3 27, कितना बचेगा यहाँ से? 17 170 और 91 1 जा 91। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने वैल्यू देखी तो अब ये तो बहुत ज्यादा बच रहा है, लगभग 9 के करीब आएगा, अब तो 8 या 9 के समथिंग आएगा। तो ये लगभग मेरा आ रहा है 13.18 इंटू 10 की पावर 12 के समथिंग। ठीक है, ये कितना आया? 13.18 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, 13 पॉइंट इतना आ गया। अब इसमें मैं क्या करूं, इसको और एक और 10 बढ़ा दे रहा हूं, तो माइनस का इसको लिख सकता हूं 1.318 या 1.32 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा? माइनस का 1.32 इंटू 10 की पावर 13 कूलम निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या यही आंसर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कितना है? 10 की पावर 12 कूलम है, और 1.32 ये कितना होगा आपका? ये होगा 10 की पावर 13 कूलम। ठीक है, ये कितना होगा? 13 कूलम्स। ओके, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज के, और हमारा जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिनिश्ड। ओके।